मेरा नाम स्वाति कादियान है और आप देख रहे हो हमारी खास पेशकश जिसमें हमारे साथ मौजूद है ऑफ द रिकॉर्ड के साथ यशवीर कादियान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। जी नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, यशवीर कादियान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर को जो है 30 साल का मीडिया में अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार है। और सर ऑफ द रिकॉर्ड में आज क्या कुछ खास लेके आए आप, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी पार्टियां जो है सारी लगी हुई है मैदान में। सर जी स्वाति जी, पिछले दिनों एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ हरियाणा की राजनीति में। जी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री श्रीमान अनिल विज, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इस दफा भाजपा अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के पद पे दावा जताएंगे। उनके ऊपर कार्यकर्ताओं का काफी दबाव है। वो कहते हैं कि वो काफी वरिष्ठ लोगों में, इनफैक्ट सबसे ज्यादा विधायक बनने वाले वही हैं भाजपा में, तो उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री के पद पे दावा जताना चाहिए। तो हमने है ना इसी पे एक लिखा है। एक फिल्म में एक हसन कमाल साहब ने एक गीत लिखा था, बड़ा खूबसूरत गीत जो कि बहुत चर्चित हुआ। वो कुछ इस तरह से था कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, तुझे भी हमारी तमन्ना थी जालिम ये बताते बताते बहुत देर कर दी। तो उसी पे हमारा ये कहना है कि अनिल विज साहब ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पे दावा करने में कहीं देर तो नहीं कर दी, क्योंकि अभी चुनाव होगा, क्या समीकरण बनेंगे, क्या रहेगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले दिनों जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और उनकी जगह श्रीमान नायब सैनी जी को बनाया गया, तो तब उनके पास बिल्कुल राइट टाइम था ये क्लेम करने के लिए अनिल विज के पास कि भाई मैं वरिष्ठतम विधायक हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन तब तो उन्होंने दावा किया नहीं, तब भाजपा भी सत्ता में थी और मुख्यमंत्री भी बदला जा रहा था, तो तब उन्होंने कोई ऐसा बयान मीडिया में नहीं दिया। लेकिन अब वो जरूर ये कह रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका मन ललचा रहा है सीएम बनने के लिए। हालांकि उनका ये कहना है कि वो ये सब हरियाणा के लिए कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों की बेहतरी के लिए, और अगर उनको मौका मिलता है तो हरियाणा के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। तो स्वाति जी, इसके अलग अलग लोग मायने निकाल रहे हैं। एक मायने तो ये भी निकाला जा रहा है कि भाई इस दफा जो चुनाव है उसमें अनिल विज जी का जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला, वो बहुत सरल या एक तरफा नहीं है जैसा कि लहर में होता है। तो हालांकि कांग्रेस ने जरूर अनिल विज जी का काम आसान किया है, क्योंकि उन्होंने चित्रा सरवारा की टिकट काट दी है। चित्रा सरवारा पिछली दफा अनिल विज जी के मुकाबले में इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी, वो कांग्रेस टिकट की उम्मीदवार थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अच्छी फाइट दी, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई। इस दफा फिर कांग्रेस ने चित्रा जी का टिकट काट के किसी अन्य को टिकट दिया है, तो इस कारण से वहां कुछ लोगों में सहानुभूति भी है चित्रा के प्रति। हालांकि उनके पिताजी निर्मल सिंह को अंबाला शहर से टिकट मिला है, और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या एक परिवार में कितने टिकट दिए जाएंगे, बाप को भी दिया जाएगा, बेटी को भी दिया जाएगा, इस तरह की भी बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अनिल विज जी ने ये जो दावा किया है, तो एक कहीं ना कहीं अपने जो क्षेत्र के मतदाता हैं, अम्बाला छावनी के जो मतदाता हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने जरूर की है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसमें स्वाति जी एक दिलचस्प बात ये है कि जो भाजपा हाईकमान है उन्होंने हाथों हाथ जो दावा है अनिल विज जी ने जो किया है उसको नकार दिया है। जो पार्टी के जो प्रभारी सतीश पूनिया हैं, सह प्रभारी हैं, उन्होंने भी, और जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो देख रहे हैं हरियाणा का चुनाव, उन्होंने भी कह दिया है कि हमारा जो मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है वो नायब सैनी ही है। भाजपा सत्ता में आती है तो नायब सैनी ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जी स्वाति। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर दावेदारी जो की गई है, हालांकि अगर और भी बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार सीएम फेस कई चेहरे जो है वो नजर आते हैं। कुमारी शैलजा खुद को सीएम की रेस में देख रही है, रणदीप सुरजेवाला देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो शुरू से चल रहा है क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब बीजेपी के अंदर भी क्योंकि राव इंद्रजीत का भी जो जिक्र है वो भी उन्होंने किया था, वो भी जो कह रहे थे कि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं मैं भी मुख्यमंत्री की जो रेस में वो आऊं। हालांकि जो नायब सिंह सैनी है
मुख्यमंत्री मौजूद है। और सही कहा आपने, बीजेपी ने जो है साफ तौर पे कह रखा है कि अगर सरकार आती है तीसरी बार हरियाणा में तो नायब सिंह सैनी को बनाया जाएगा। लेकिन सर, मनोहर लाल जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, 9.5 साल उन्होंने हरियाणा की जो सत्ता है वो संभाली, लेकिन ईव जो है प्रचार प्रसार जिस हिसाब से हो रहा है हरियाणा में, तो नायब सिंह सैनी के साथ मनोहर लाल को भी जो है देखा जा रहा है हरियाणा में कि प्रचार प्रसार में कहीं नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उनकी सक्रियता का क्या कुछ भूमिका है सर हरियाणा विधानसभा चुनाव में? स्वाति जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे दावा कर रहे हैं, अनिल विज जी भी दावा कर रहे हैं, और नायब सैनी को तो डिक्लेयर किया ही जा चुका है। तो ये जो नेतागण है ना, उनका एक कहने का बड़ा गजब अंदाज है। इच्छा उनकी खुद की होती है, नाम वो कार्यकर्ताओं का लेते हैं। मुझे ध्यान है वर्ष 2005 में भैयालाल जी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चुनाव होने वाले थे, और उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तब मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, चौधरी साहब आप ये कैसे कह रहे हैं? अभी तो आपकी तो पार्टी हाईकमान करती है, तय विधायक तय करते हैं, आप पहले से ही कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, ये जनता मुझे बनाने पे तुली है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है मुख्यमंत्री बनने में। तो इसी तरह से ये अनिल विज हों, राव इंद्रजीत हों, या और जितने भी नेता हों, ये जनता की आड़ में शिकार करते हैं, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरी आपने बात कही मनोहर लाल जी की सक्रियता की, हुआ यूं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए, एक रैली उन्होंने की, चुनावी जनसभा की। उस रैली में मनोहर लाल जी नजर नहीं आए। तो बहुत से लोगों ने इसको एक तरह का एक इशू बनाने की कोशिश की कि जो मनोहर लाल जी जिन्होंने 9.5 वर्ष तक हरियाणा पे राज किया है, वो मोदी जी की रैली में नहीं है, उनके पोस्टर नहीं है, उनके लिए नारेबाजी नहीं हो रही, उनका नाम भी लोग नहीं ले रहे, वरिष्ठ नेता। जब वो रैली में नहीं है तो उनका नाम भी नहीं लिया जाना था, स्वाभाविक है। तो इसको ये माना गया कि ये मनोहर लाल जी की एक तरह की नाकामी है, जो उनका नाम लेने से भाजपा बच रही है, और भाजपा को लगता है अगर उनका वो चेहरा दिखाएंगे तो उनको भाजपा को सियासी तौर पे नुकसान हो सकता है। और हुआ यूं, फिर उसके बाद जो भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया रोहतक में, जिसमें जेपी नड्डा जी आए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां मनोहर लाल जी साक्षात तौर पे मौजूद थे, उन्होंने वो उसमें कार्यक्रम में सक्रिय थे, और उसके बाद भी वो चुनाव प्रचार में लगातार सक्रिय हैं। तो उनके जो विरोधी ये कह रहे थे कि भाई जो भाजपा का जो सबसे बड़ा आभूषण है उसको चुनावी मौके पे उनकी मुंह दिखाई नहीं हो रही। तो मनोहर लाल जी ने दिखाया कि भाई नहीं, भाजपा में, हरियाणा भाजपा में अब भी वो मैटर करते हैं, उनका कद बड़ा है और चुनाव प्रचार में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। जी बिल्कुल सर। और इसके अलावा बीजेपी के अंदर की बात करी जाए सर, तो नायब सिंह सैनी जो है फिलहाल मुख्यमंत्री है, और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो पहले जो है मनोहर सरकार में ओपी धनखड़ साहब थे, जब उनको जो है वो केंद्र में उनको भेजा गया तो उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिर मनोहर लाल को जो है केंद्र में भेजा गया तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और मोहनलाल बड़ौली जो है उनको मिल गई प्रदेश अध्यक्ष की कमान बीजेपी में। लेकिन सर विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से टिकटों का वितरण हुआ, कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष की टिकट नहीं कटनी चाहिए थी, लेकिन सर पार्टी ने तो काट दी। बड़ौली का अब क्या कुछ चल रहा है सर, प्रदेश अध्यक्ष की बात करी जाए बीजेपी में तो? जी, ये काफी मुझे है ना, काफी भोले और मासूम से लगते हैं। कई बार ये जो बात जो मीडिया में कहते हैं, जनता में कहते हैं, बीजेपी उसका ठीक उलट कर रही होती है, या ये ऐसा होता है कि जो कुछ चल रहा होता है वो उसकी जानकारी इनको होती नहीं है। अब पता नहीं ये इनकी राजनीति का हिस्सा है, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, यह जानबूझ के इतने नादान है कि इनको पता नहीं लगता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सिरसा में भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया। अब मीडिया वालों ने पूछा उनसे, मोहनलाल बड़ौली जी से, कि जी सिरसा में तो आपका जो कैंडिडेट था वो विड्रॉ कर गया अपना नॉमिनेशन। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसकी जानकारी कतई नहीं है, मैं उनसे जवाब तलब करूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये बड़ी हैरानीजनक बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी का एक कैंडिडेट नॉमिनेशन विड्रॉ कर रहा है। संसार की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और वहां पे इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि मुझे तो जानकारी नहीं है। इसके अलावा हुआ ये भी कि जब ये तय हो रहा था कि किसको कहां से लड़ाया जाएगा, तो मीडिया में पहले से था कि नायब सिंह सैनी को लाडवा भाजपा टिकट देने जा रही है। मोहनलाल बड़ौली जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो करनाल से विधायक हैं,
तो करनाल से नायब सिंह सैनी को टिकट मिलेगी, लाडवा जाने का सवाल ही नहीं है। और आप देखेंगे जब टिकट अनाउंस हुई तो मीडिया में जो कयास थे वो सही साबित हुए। नायब सिंह सैनी जी को लाडवा से भाजपा ने टिकट दे दी, लेकिन मोहन लाल बड़ोली एक ऐसे सज्जन है, उनको इस तरह की भी जानकारी नहीं रही। तो काफी शरीफ से हैं और काफी भोले से हैं। तो मुझे इनके ऊपर एक जो है मैं बताना चाहूंगा आपको कि मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, बड़े अच्छे शायर थे। तो उन्होंने एक इनके लिए है, ऐसे हंस के ना देखा करो सबकी जानिब, जानिब का मतलब और तरफ, लोग ऐसे ही अदाओं पे तो फिदा होते हैं। तो इस तरह से हमने कहा है कि अभी आप इस तरह के जो बयान देते हैं तो लोग आपके मुरीद हुए बिना नहीं रहते। जी 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 प्लीज। बिल्कुल सर। और राजनीति की बात करी जाए, विधानसभा चुनाव जिस हिसाब से चल रहा है, तो कांग्रेस जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। उनके कुछ जो उम्मीदवार नाराज नजर आए, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो कर लिया। और बीजेपी में भी यही साफ तौर पर देखने को मिला, जो नाराज हो गए उन्हें निर्दलीय अपना जो चुनाव लड़ने का फैसला किया। चाहे वो कांग्रेस से बात करें हम, बहुत सारे जो दल बदलू पार्टियां भी हुई है, जो दल बदलू उम्मीदवार भी रहे हैं। चाहे वो बीजेपी की बात करें, सावित्री जिंदल जिनका हम नाम ले सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत की बात करें तो सबसे अमीर महिला के तौर पे जानी जाती है। नवीन जिंदल की माता जी हैं, जो कि अभी सांसद है बीजेपी से मौजूदा, और टिकट नहीं मिलने के बाद जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करी। तो ऐसे तमाम जो है कांग्रेस में भी ऐसे उम्मीदवार नजर आए हैं। तो आपको क्या लगता है सर, निर्दलीय जो चुनाव लड़ने की जो तैयारी की जा रही है निर्दलीय विधायकों की तरफ से, इसका क्या कुछ असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ देखने को मिल सकता है? इसका फायदा या नुकसान? स्वाति जी, जो निर्दलीय जो विधायक हैं वो हमेशा सत्ता की तरफ जाते हैं। जहां उनको लगता है जिस पार्टी की सरकार बन रही है तो उसी पार्टी को सपोर्ट दे देते हैं, भले ही उस पार्टी को उनके सपोर्ट की जरूरत हो या ना हो। वो सपोर्ट दिए बिना बाज आते नहीं, क्योंकि उनको पता है सरकार में रहेंगे तो ठीक रहेगा और सरकार से दूरी बनाने का कोई लाभ नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने यही लिखा था कि एक इस तरह की चर्चाएं कई विरोधी लोग, खासतौर पे जो बीजेपी के विरोधी हैं, उन्होंने ये फैलाने की कोशिश करी कि सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रही हैं, इसी तरह से गन्नौर से देवेंद्र लड़ रहे हैं। तो उनको भाजपा ने मनाने की कोशिश नहीं करी। तो भाजपा को लगता है कि कल को अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनेगी, अगर कोई भी निर्दलीय की कोई किसी किस्म की कहीं किसी की बात बने और सरकार को समर्थन की जरूरत हो, तो हाथों हाथ उनको समर्थन ले सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक हमने लिखा है कि ये जो घटनाक्रम जो हो गया, हम उनके दर पे न जाते तो क्या करते, उन्हें खुदा न बनाते तो क्या करते, बगैर इश्क अंधेरे में थी तेरी दुनिया, चरागे दिल न जलाते तो और क्या करते, हमें तो उस लबे नाजुक को देनी थी जहमत, अगर न बात बढ़ाते तो और क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना मकान जलाते और क्या करते। जी स्वाति जी। बिल्कुल। और इसके अलावा बात करें सर, गठबंधन भी हरियाणा में हो रखे हैं, चाहे वो इनेलो का बसपा के साथ हुआ हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी यानी कि जेजेपी का जो है आजाद समाज पार्टी के साथ हुआ हो। लेकिन दुष्यंत चौटाला का इससे बीच जो है विरोध प्रदर्शन तो हालांकि उनके खिलाफ काफी देखने को मिला, किसान भी नाराज नजर आए, उनसे इस्तीफे की मांग जो है वो भी की जा रही थी। जिस टाइम पे वह पूर्व डिप्टी सीएम, हालांकि अब हो गए, जिस टाइम पे डिप्टी सीएम थे तो उनसे बोला जा रहा था साफ तौर पे कि किसान जो नाराज थे कि इस्तीफा दे दो, हम आपके साथ है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो है उन्हें इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि 9.5 साल बाद जो है उनका गठबंधन टूट गया बीजेपी के साथ। लेकिन अब उनका जब विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, हरियाणा की जनता के बीच पहुंच रहे हैं सर, तमाम तस्वीरें ऐसे नाराजगी के सामने आ रही है, जो दुष्यंत चौटाला को साफ तौर पर जो है जनता नाराज अपनी तरफ से देख रही है और कहीं ना कहीं गुस्सा उनका निकलने को आ रहा है। चाहे वो कबड्डी के खिलाड़ियों की फिलहाल में जो वीडियो है वो सामने आया था सबके सामने। सर स्वाति जी, मेरा ये मानना है अभी दुष्यंत चौटाला के प्रति जो लोगों का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से निकला नहीं है। जो लोकसभा का चुनाव था वो तो एक ट्रेलर था, असली जो पिक्चर है, असली जो फिल्म है, उनको हरियाणा की जनता इन विधानसभा चुनाव में दिखाएगी। और अभी पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ कि गोला में चुनाव प्रचार के लिए गए, तो चुनाव प्रचार के दौरान एक कबड्डी खिलाड़ी ने उनसे जनसभा में कई सवाल जवाब किए। फिर बाद में ऐसा घटित हुआ कि उन कबड्डी खिलाड़ी की पिटाई कर दी गई। तो ये आया मीडिया में कि वो दुष्यंत से चूंकि उन्होंने जवाब तलबी की थी, सवाल पूछे थे, तो
उन्होंने इसी वजह से जो है उसकी पिटाई हुई है। लेकिन बाद में जो उनके छोटे भाई हैं दुष्यंत के दिग्विजय, उन्होंने कंट्राडिक्ट किया कि आपस की कोई लड़ाई थी, हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसी लड़ाई में उनको जो है काम हुआ है, उसी में उनकी सेवा की गई, उसी में उनकी पिटाई की गई। जसपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसी पे एक कहना चाहूंगा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ कि वो किस किस की पिटाई करवाएंगे, अगर हुई है तो, मुझे नहीं पता हुई है नहीं है। अगर जसपा वाले ऐसे स्कोर सेटल करने लग गए, सवाल पूछने पे रिएक्ट करने लग गए, अभी उन्होंने बहुत लंबी राजनीति करनी है, अभी उनको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। तो स्वाति जी इसी पे लिखा गया है, वो आईना हूं जो कमरे में सजा था, अब गिर के जो टूटा हूं तो रास्ते में पड़ा हूं, मिल जाऊंगा दरिया में तो हो जाऊंगा दरिया, सिर्फ इसलिए कतरा हूं कि दरिया से जुदा हूं, दुनिया से निराली है अपनी कहानी, अंगारों से बच निकला हूं, फूलों से जला हूं। तो ये इसी पे ये सारा सब कुछ जो मौजूदा घटनाक्रम है। जी 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 स्वाति जी। बिल्कुल सर। और अब सर जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव की पूरे जोर शोर से चल रही है हरियाणा में। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की जो मुकाबले जो देखने को कह सकते हैं हम, वो देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का। इसी बीच सर जो आज है, अगर हम आज की बात करें तो बयानबाजी का दौर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुत तगड़ा देखने मिल रहा है ना। और इससे न लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनने आज जो बयान दिया है, इन खबर हरियाणा पे हम अपने सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हरियाणा में जो है ना कांग्रेस जो है उनके अंदर ऑलमोस्ट सारे जो है वो बुढ़े बुजुर्ग है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्होंने नाम लिया हो, चाहे वो चौधरी रणबीर सिंह कादियान जो है, रघुवीर सिंह कादियान, उनका नाम लिया है। तो क्या इस मतलब दावेदारी जो कह रहे हैं, जिस हिसाब से हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सत्ता कर रही है कांग्रेस और बीजेपी अपनी कर रही है, तो आपको क्या लगता है सर, क्या उम्र से इसका कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो कह रहे हैं? स्वाति जी देखिए, असल बात तो ये है कि फैसला जनता ने करना है, वो ना नायब सिंह सैनी साहब ने करना है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करना है। और अपने यहाँ कोई नेताओं के चुनाव लड़ने पे अधिकतम आयु सीमा का तो कोई कानून नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि कोई ना कोई कानून जरूर होना चाहिए। जब हर पोस्ट के लिए एक अधिकतम आयु तय है, चाहे आपके वो जजेस हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर, उन सबके रिटायरमेंट का समय तय है, तो क्या पॉलिटिशियंस के लिए भी कोई ऐसी आयु सीमा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल चूंकि वो नहीं है, तो ये फैसला जनता ने करना है। अब जनता को लगता है कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट देनी है, कौन उनका भला कर सकता है, किसके साथ उन्होंने वोट नहीं देनी, तो ये फैसला हमें जनता पे ही छोड़ देना चाहिए। जी स्वाति जी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत करी, बड़े विस्तार से आपने बताया। और आगे भी हमसे जुड़ते रहिएगा सर, ताकि हमारे दर्शक जो हैं, आपको चाहने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। ऑफ द रिकॉर्ड में आप तमाम ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जो कहीं और हमें देखने को नहीं मिलते। आपकी रिसर्च होती है, आपकी नॉलेज होती है, आपकी इतना ज्ञान जो आपके पास है, 30 सालों का जो अनुभव है, वो हमारे बीच लाते रहिएगा सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अभी के लिए। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया स्वाति जी, शुक्रिया।